students, I am back with the fourth module from our chapter Not-for-Profit Organization. Students, in our earlier videos, we have discussed few important transactions which are required while preparing the financial statements of NPO. Those includes the fund-based accounting which we have discussed, treatment of subscription and treatment of consumable items. There are few more special transactions which require treatment at the time of preparing the financial statements of a not-for-profit organization. In this video, we shall be discussing all those special transactions. At the end of the video, there is a worksheet also for you all in order to check your understanding. So, let us start with the first transaction. Students, कई बार क्वेश्चन में आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दी जाती है. लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ important source of income for our NPO. Whenever a new person wants to become a member of the organization, that person has to pay admission fees, the regular subscription, but sometimes that member decides not to pay a regular periodic subscription to the NPO. Instead, वो एक लमसम अमाउंट पे कर देता है at the time of admission. और ये लमसम अमाउंट उसकी होल लाइफ मेंबरशिप के लिए होता है. लाइफ मेंबरशिप फीस एक नॉन रिकरिंग इन नेचर है क्योंकि ये नॉन रिपीटेटिव है और ये वन टाइम इज पेड बाय द मेंबर. सो इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट. क्योंकि ये रिसिप्ट है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाया जाएगा, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है तो इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं. तो कैपिटल रिसिप्ट है इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, एंड इट इज़ एडेड टू द कैपिटल फंड और द जनरल फंड. आवर सेकेंड स्पेशल आइटम इज एंट्रेंस और एडमिशन फीस. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो उस टाइम पे स्कूल ने आपसे कुछ अमाउंट चार्ज किया होगा अंडर द हेड एडमिशन फीस. स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन NPO. If this entrance fee amount is from our clubs and charitable institutions, अमाउंट ह्यूज होता है, हाई होता है, एंड इट इज़ लिमिटेड. दैट मीन्स इट इज़ नॉट गिवन ऑन अ रिपीटेटिव नेचर. दैट मीन्स इट इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड हेंस इट विल नॉट बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और इसीलिए नॉन रिकरिंग इन नेचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और डायरेक्टली कैपिटल फंड में क्रेडिट कर देंगे. But sometimes in some NPOs, this admission fees and entrance fees becomes a regular income. जैसे अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, स्कूल्स और कॉलेजेस की, तो वहाँ पे एडमिशन और एंट्रेंस फीस रेगुलरली बेसिस पे NPO रिसीव करता रहता है. इन दैट सिचुएशन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट and hence it will be shown on the credit side of income and expenditure account as an income. Our next special transaction which comes is donations. Students, donation word आपने बहुत बार सुना होगा. डोनेशन वो गिफ्ट है जो कैश में या फिर प्रॉपर्टी की फॉर्म में या इन एनी अदर काइंड एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन NPO को डोनेट करता है. डोनेशन देते वक्त डोनर कुछ कंडीशंस भी लगा सकता है. इस सिचुएशन में डोनेशंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. एक डोनेशन जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस डोनर ने डिसाइड कर दिया है कि ये डोनेशन केवल कुछ पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाएगा. ऐसे डोनेशंस को हम बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशंस. So, specific donations can be utilized only to achieve the specified purpose. जैसे कि अगर
कुछ डोनेशंस दिए गए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ओनली, तो दैट अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। समटाइम्स कोई पर्सन अमाउंट देते वक्त बोल देता है कि ये अमाउंट केवल स्कॉलरशिप्स देने के लिए यूज़ होगा, उस सिचुएशन में वो अमाउंट केवल स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही यूज़ किया जाएगा बाय द एनपीओ। ऐसे जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं उनको हम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट डिस्क्लोज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल। जो सेकेंड टाइप का डोनेशन है दैट इज जनरल डोनेशन। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफाइड नहीं करता है डोनर, इसीलिए इट इज़ यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनपीओ and hence it is treated as revenue receipt. It is treated as revenue receipt and shown in the income and expenditure account on the credit side, that means the income side. Legacies. Dear students, whenever a person die, he or she makes a will of his or her property or any amount of cash which he is having in his bank accounts. इस सिचुएशन में बेटा अगर एक पर्सन, एक डिसीज्ड पर्सन अपनी विल में कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अमाउंट एनपीओ को दे देता है, दैट अमाउंट फॉर द एनपीओ इज नोन एज लीगेसी। लीगेसी हम नॉन रिकरिंग इन नेचर ट्रीट करेंगे और इसीलिए उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाएगा बाय एडिंग इट टू द कैपिटल फंड। सो लीगेसीज ऐड करेंगे कैपिटल फंड में बिकॉज इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, दैट मीन्स इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। बट कई बार लीगेसीज का अमाउंट बहुत ही माइन्यूट सा होता है, स्मॉल होता है, तो उस सिचुएशन में हम अंडर एक नोट डाल के उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट। स्टूडेंट्स एनपीओ के पास भी कुछ ओल्ड एसेट्स हो सकते हैं जैसे कि फर्नीचर, तो उस सिचुएशन में अगर एनपीओ उस ओल्ड एसेट को बेचता है तो उस एसेट को बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में लिखा ही जाएगा। दैट मीन्स द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट appears in the receipts and payment account of the year in which it is sold. जिस भी ईयर में बेचा गया है उस ईयर में receipts and payment account में हम लिख देंगे। But what about profit and loss from that sale of old asset? उसके लिए गेन और लॉस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो एक्सपेंडिचर है या इनकम है, तो उस सिचुएशन में जो भी गेन और लॉस होगा इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 5000 रुपीज़ है, उसको सेल किया गया है इन 6500। सो 6500 विल बी शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज रिसिप्ट्स, एंड 1500 जो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 5000 की चीज़ हमने कितने में बेची है 6500, सो 1500 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है दैट विल बी शोन एज एन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक लॉस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देयर इज अ फर्नीचर विद बुक वैल्यू ऑफ ₹5000 एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹4500। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉस हुआ तो 4500 तो रिसिप्ट हमने रिसीव किया ही है अमाउंट फॉर द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। So rupees 4500 will be shown in the receipts and payment account receipt side, and rupees 500 will be treated as loss, और उस लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉस क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है इसीलिए we will be showing it in on the debit side expenditure account of income and expenditure account. Next transaction can be sale of periodicals. Students एनपीओ डिफरेंट मैगजीन्स या डिफरेंट पीरियोडिकल्स सब्सक्राइब कर रखा होता है और उसका स्टॉक इकट्ठा हो जाता है ओल्ड मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स का। उस सिचुएशन में
जो भी वो पीरियोडिकल्स सेल करता है वहाँ से जो इनकम हो रही है उसको हम रिकरिंग इन नेचर ट्रीट करेंगे और इनकम साइड में दिखाएंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आपको सेल ऑफ पीरियोडिकल, सेल ऑफ मैगजीन्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स अगर आए क्वेश्चन में तो आपको उनमें रिकरिंग नेचर ही ट्रीट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करना है। स्टूडेंट्स, कई बार एनपीओ के पास मटेरियल्स होते हैं, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल होंगे, अगर मेडिसिनल क्लब की बात करें तो कुछ मेडिसिन्स होंगी जो उसके पास रखी होंगी एनपीओ के पास। तो उस सिचुएशन में ऐसे स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन्स को जब सेल किया जाएगा बाय द एनपीओ, एट दैट टाइम the amount which is received by the sale of old balls, bats, nets, etc. in case of sports club, that will be recurring in nature and hence shown in the income and expenditure account, income side, that means the credit side. Next transaction is payments of honorarium. Students, whenever a person from outside organization comes and gives some services to the NPO, it is the responsibility of the NPO to pay some amount to that person. So that person is not the regular employee of the employee, he is coming from some other organization, but उसने हमारे और NPO में आके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी और उस सर्विसेज के बदले में NPO ने एक अमाउंट पे किया उसको। सो एग्जाम्पल कि कोई एक आर्टिस्ट आके क्लब में परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस देता है अपनी, तो उस सिचुएशन में क्लब कुछ अमाउंट पे करता है टू द आर्टिस्ट एंड दैट अमाउंट विल बी नोन एज ऑनरेरियम. सो इट इज़ ऑल्सो अ recurring nature and it will be shown on expenditure side of income and expenditure account, that means the debit side of income and expenditure account. Next transaction is endowment fund. ये वो फंड है जो NPO रिसीव करता है फ्रॉम अ पर्सन, बट दैट अमाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट और अ bequest and person who is giving this endowment fund or giving this gift specifies some purpose that this fund will be utilized only for a specific purpose. For example, it is a gift but it is specified that this amount shall be utilized only for the distribution of scholarship of the students. तो endowment fund से जो भी इनकम आएगी उस इनकम का अमाउंट स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करने में ही किया जाएगा. तो ऐसा जो स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड कर देता है इंडोमेंट फंड या गिफ्ट देने वाला पर्सन, दैट इज नोन एज इट इज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड हेंस इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट आइटम इज गवर्नमेंट ग्रांट. स्टूडेंट्स, एनपीओ भी अमाउंट डोनेट करता है या प्रोवाइड करता है टू द एनपीओ सो दैट एनपीओज दे कैन provide their services to the society, services to its members on a regular basis, and hence this type of government grants अगर वो रिकरिंग इन नेचर है दैट मीन्स वो रिपीटेटिव है, जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में या पब्लिक हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, तो इसको मेनली हम मेंटेनेंस ग्रांट्स के नाम से जानते हैं और ये एक रेगुलरली बेसिस पे गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस को in the form of maintenance. So in that situation it is treated as revenue receipt and is shown as income on the income and expenditure account debit side. But कुछ grants special grants होते हैं जैसे कि building grant. ऐसे जो grant है ये किसी particular purpose के साथ दिए जा रहे हैं by the government and hence it will be treated as capital receipt and transferred to the building fund account in the balance sheet on the लाइबिलिटी साइड. जैसा कि हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर इनकम अगर किसी फंड से रिलेटेड है तो वो उस फंड में लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे. तो अगर ग्रांट बिल्डिंग के लिए दी गई है तो अगर बिल्डिंग फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है तो उसी में इसको ऐड कर देंगे. नाउ सम स्पेशल फंड्स.
students fund based accounting में we have studied that a separate set of books are prepared when the NPO is maintaining some special kind of funds. For example, charity fund, tournament fund, building fund. ये स्पेशल फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव या स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं. जैसे कि चैरिटी फंड का मेन मोटिव क्या होगा? टू गिव चैरिटी टू द नीडी पर्सन्स. टूर्नामेंट फंड का टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट्स टाइम एंड अगेन. बिल्डिंग फंड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग. सो इन दैट सिचुएशन अगर फंड क्रिएट किए गए हैं बाय द एनपीओ, तो इन फंड से जो भी इनकम होगी या इस फंड के लिए जो भी डोनेशन मिला होगा या इस फंड से एनी अदर काइंड ऑफ इनकम हमने रिसीव करी है, दैट विल बी एडेड टू दीज फंड्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड एंड द अमाउंट विच इज इन excess of the expenses will be shown on the liability side of balance sheet. इसके क्वेश्चन हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में कर भी चुके हैं. आज हम एक क्वेश्चन करेंगे. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कई बार ऐसे फंड्स में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा फंड कम रह जाता है. इफ़ एक्सपेंसेस आर मोर देन द सम ऑफ द फंड्स, देन the remaining expenses are recorded on the debit side of the income and expenditure account. फंड ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो डिफरेंस दैट मीन्स कितने एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं उतने एक्सपेंसेस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड में शो कर देंगे. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन. शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके दो केसेस हम स्टडी करेंगे. एक वो केस जिसमें हमारा मैच फंड ज़्यादा रहेगा तो हमें बैलेंस शीट में शो करना है, और एक सेकंड केस जब हमारा मैच फंड कम है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उस सिचुएशन में उसको कैसे डील करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. केस ए करते हैं. सबसे पहले हमारा मैच फंड 10,000 है, तो मैच फंड हमारी बैलेंस शीट में हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड में. अब इस मैच फंड से रिलेटेड जो भी हमारे इनकम्स हैं वो हमें ऐड करनी है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमें लेस करने हैं. तो सबसे पहले इनकम्स को देख लेते हैं कौन कौन से इनकम्स हैं. हमारी जो फर्स्ट इनकम है दैट इज़ डोनेशन फॉर मैच फंड 7,000. दिस 7,000 विल बी एडेड. सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये भी हमारी इनकम है क्योंकि हमने टिकट्स बेचे तो उससे हमें अमाउंट रिसीव करा, सो इट विल ऑल्सो बी एडेड टू द मैच फंड. और हमारे एक्सपेंसेस हैं 18,000, तो एक्सपेंसेस हमारे माइनस हो जाएंगे. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बैलेंस शीट में हमने लिख दिया मैच फंड 10,000, डोनेशन 7,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स 9,000, मैच एक्सपेंसेस लेस कर दिया 18,000, तो हमारे इनकम का टोटल आया था 26,000. उसमें से 18,000 हमने माइनस किया तो हमारा अमाउंट आ गया 8,000. दिस 8,000 इज द फंड विच इज़ टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. बट स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो केस बी में हमने देखा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹10,000, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट जो हमारे मैच एक्सपेंसेस हैं वो 18,000 ना होके 10,000 से ज़्यादा हो गए. दैट मीन्स अब मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 28,000. तो जब हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये इन 3 ट्रांजेक्शन्स का टोटल 26,000 है, और जब हम मैच एक्सपेंसेस को 28,000 शो करेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ पे -2,000 बचेगा. बट अमाउंट यहाँ पे -2,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और मैच एक्सपेंसेस को 26 लिखेंगे, और उसके बाद उसको 2,000 को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिस्प्ले कर देंगे ऑफ दैट ईयर, बिकॉज इट इज़ अ डेबिट बैलेंस नाउ. सो अब फंड हमारा 0 हो जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 2,000 शो कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन किया जिसमें स्पेशल फंड या फंड हमारा कम है और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड आर मोर. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, kindly do the worksheet. I have given you 5 questions. Read those questions, try to answer it. If any query, do comment and ask. Till then, thank you. Stay home, stay safe.